नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तस्वीर बिगड़ती गई, ज्यों-ज्यों संवारने की कोशिश की। कुछ यही हाल है विपक्षी एकता का। जो स्थिति विपक्षी एकता की 2018 में थी, उससे कोई बेहतर इस समय नज़र नहीं आ रही है 2023 में। 2018 में भी इसी तरह से एकता की बातें हो रही थी। आपको याद होगा कि 2018 में जब कर्नाटक विधानसभा का चुनाव का नतीजा आया था और बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया, तो तमाम पार्टियों का जमावड़ा हुआ बेंगलोर में और सबने हाथ मिलाकर हाथ उठाए। सोनिया गांधी, मायावती से लेकर पूरा लेफ्ट और सेंटर के तमाम पार्टियां जो हैं उनके नेता मौजूद थे और लगा कि विपक्षी एकता होने जा रही। फिर 2019 जनवरी में ममता बनर्जी ने जब ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर रैली आयोजित की तो उसमें विपक्ष के ज़्यादातर नेता आए। फिर लगा कि विपक्षी एकता तो बहुत मजबूत हो गई है और अब बीजेपी के लिए और मोदी के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। इस बार तो वैसा भी नहीं लग रहा है। इस बार जो है विपक्ष इतने खेमों में बंट चुका है एकता करने की कोशिश में कि अब लग ही नहीं रहा है कि उसकी एकता की कोई बात भी करेगा। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की इस मकसद से, कई मकसद थे उसके, उनमें से एक मकसद ये भी था कि कांग्रेस को विपक्षी एकता की धुरी बनाया जाए। तो धुरी बनना तो दूर, कांग्रेस के साथ जितने लोग थे उससे भी कम अब हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद। यानी एक भी नई पार्टी से मेरा मतलब है जो कांग्रेस के साथ नहीं थी या कांग्रेसी खेमे में नहीं थी, वो कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ी है। बल्कि उसके उलट जो है कांग्रेस के विरोध में खड़ी होने वाली पार्टियों, विपक्षी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, उनकी आक्रामकता बढ़ती जा रही है। अखिलेश यादव, अब देखिए किस तरह से राजनीति बदली है पिछले कुछ सालों में। एक समय था कि उत्तर प्रदेश में मायावती और मुलायम सिंह यादव ये प्रदेश के नेता थे, क्षेत्रीय दल के नेता थे, लेकिन इनका स्टेचर जो है राष्ट्रीय था। मायावती का पतन जिस तरह से लगातार 2009 के बाद हुआ है, उसके बाद से उनकी पार्टी और वो कभी राजनीतिक रूप से चुनावी दृष्टि से संभल नहीं पाई। मुलायम सिंह यादव के निष्क्रिय होने और उसके बाद उनके निधन के बाद से अखिलेश यादव आज तक कोई नेशनल स्टेचर हासिल नहीं कर पाए। राजनीति में उनकी हैसियत, अब आप देखिए उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जहाँ से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं और वो किसके बैनर तले काम करने को तैयार है? ममता बनर्जी के, जिनके राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि अखिलेश यादव का अपने बारे में आकलन क्या है, अखिलेश यादव खुद अपनी क्षमता के बारे में क्या सोचते हैं। कायदे से होना ये चाहिए कि उनको जो है इस तरह के किसी भी विपक्षी एकता की कोशिश का नेतृत्व करना चाहिए कि 80 सीटें हैं और दावा वो कर रहे हैं कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे। तो इतनी सीटें तो आज की तारीख में कांग्रेस के पास भी नहीं है, 2014 में भी नहीं थी। इससे पता चलता है कि ये सब दावे बड़े खोखले हैं, केवल बोलने के लिए बोला जा रहा है। इसी तरह से इस गठबंधन में उम्मीद की जा रही कि शायद केसीआर शामिल हो जाएंगे। अब ये पता नहीं है कि जेडीयू शामिल होगा कि नहीं, आम आदमी पार्टी शामिल होगी कि नहीं। आम आदमी पार्टी बड़ी दुविधा में है, इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, किधर जाऊं। कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहती लेकिन कांग्रेस के साथ खड़ी भी है। ईडी के दफ्तर पर प्रदर्शन के लिए जब मेमोरेंडम देने के लिए विपक्षी दलों का डेलीगेशन जा रहा था तो उसमें एनसीपी नहीं गई। टीएमसी को तो नहीं जाना था, लेकिन एनसीपी का ना जाना, जो कि यूपीए में शामिल है, कांग्रेस के नेतृत्व में ये दल जा रहा था, इसके बावजूद एनसीपी का ना जाना इस बात का संकेत मात्र है कि एनसीपी में कुछ न कुछ तो पुनर्विचार चल रहा है। क्या चल रहा है, उसका नतीजा क्या आएगा, पता नहीं है। लेकिन आप देखिए कि कुल उम्मीद क्या है। जो विपक्षी दल हैं, जो एकता की बात कर रहे हो, एक हो नहीं हो, लेकिन उम्मीद क्या है उनकी 2024 के लिए? उनकी कुल उम्मीद टिकी है दो बातों पर। एक, बीजेपी लगभग 9 राज्यों में, उसमें आता है उत्तर प्रदेश, उसमें आता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। और इसमें अगर आप कर्नाटक को जोड़ लें तो लगभग 231 सीटें होती है, 231 लोकसभा सीट्स।
इनमें विपक्ष का मानना है कि बीजेपी पीक कर चुकी है। 231 सीट्स में से लगभग 210-12 सीट जो है बीजेपी जीती थी 2019 में। अब विपक्ष की सारी उम्मीद इस बात पर टिकी है कि बीजेपी पीक कर चुकी है इन राज्यों में और अब यहाँ से उसको कम ही होना है, बढ़ना नहीं है। अब हम अगर मिलकर कोशिश करें तो ये कमी जो है और ज़्यादा हो सकती है। लक्ष्य आप देखिए विपक्ष का क्या है। विपक्ष का कुल मिलाकर लक्ष्य है कि बीजेपी को 250 से नीचे लाना है। तो इससे आप एक बात तो समझ गए होंगे कि विपक्षी दलों ने मान लिया है कि 2024 में भी बीजेपी और मोदी को हराया नहीं जा सकता, केवल उनको कम करने की कोशिश की जा सकती है। और वो कोशिश कैसे हो रही है इसकी ज़रा तुलना कर लीजिए। बीजेपी 144 सीटें हारी थी, जो जितनी सीटें लड़ी थी उनमें से, बाकी एलाइज सीटों की बात छोड़ दीजिए। बिहार में गठबंधन टूटा तो 16 सीटें जो जेडीयू जीती थी उसको बीजेपी ने अपनी 144 जो हारी हुई सीटें हैं उनमें जोड़ दिया, 170 सीटें हो गई। और 144 सीटों पर बीजेपी एक साल से काम कर रही है, जहां 70 नेताओं को लगाया गया है और हर के जिम्मे 2 या 3 सीटों का जिम्मा दिया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी हैं कि वो जाएंगे, 2 रात वहाँ रुकेंगे, लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहाँ जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनसे मिलेंगे, उसके अलावा जो वहाँ के सोसाइटी के लोग हैं उनसे मिलेंगे। बीजेपी की कोशिश है कि इनमें से ज़्यादा सीटें जीती जाएं, उसके लिए प्रयास कर रही है। कर्नाटक जो प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ विधानसभा का चुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए, प्रधानमंत्री पिछले 2 महीने में 7 बार जा चुके हैं और बाकी नेताओं की, भाजपा के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, बाकी नेता हों, उसकी कोई गिनती नहीं। राहुल गांधी पहली बार सोमवार को पहुंचे कर्नाटक में पहली सभा के लिए और कर्नाटक विधानसभा के चुनावों की अधिसूचना अब किसी भी दिन जारी हो सकती है। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो मुख्य प्रतिद्वंदी है या बाकी हैं उनकी तैयारी क्या है। और उधर कर्नाटक की ही बात करें तो जेडीएस जो है केसीआर से समझौता करने की कोशिश कर रही है, जिनके अलायंस से न उनको फ़ायदा होने वाला है न इनको कोई फ़ायदा होने वाला है। लेकिन अलायंस चूँकि एक जो है फोटो ऑप बनता है, चर्चा का विषय बनता है, एक परसेप्शन बनता है विपक्षी एकता का, अपनी ताकत बढ़ाने का, इसलिए इस तरह की बातें होती हैं। अब अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की मुलाकात, ममता बनर्जी वैसे नवीन पटनायक से भी मिलने वाली हैं इस हफ्ते ही, तो इन दोनों की मुलाकात का मतलब क्या है? इन दोनों की मुलाकात का मतलब विपक्षी एकता से तो उसका कोई ताल्लुक है नहीं। विपक्षी एकता, ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में 5 वोट नहीं दिला सकती समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी जो है पश्चिम बंगाल में 5 वोट नहीं दिला सकती जो है वो टीएमसी को। तो ये क्यों मिल रहे हैं? ये दोनों एक संदेश कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ हैं। उधर कांग्रेस पार्टी कह रही कि बीजेपी और टीएमसी में डील हो गई है, प्रधानमंत्री से डील कर लिया है ममता बनर्जी ने, इसलिए कांग्रेस के विरोध में खड़ी हैं। लेकिन ममता बनर्जी पर इसका कोई असर नहीं है। तो आपस में जितने झगड़े हैं विपक्षी दलों में, वो मुझे नहीं लगता कि 2018 में थे। कम से कम अगर साथ नहीं थे तो एक दूसरे के इस तरह से आक्रामक रूप से खिलाफ नहीं थे। इस समय जो स्थिति है, और विपक्ष वही सब कुछ कर रहा है जो 2018 में कर रहा था, तो नतीजा इससे अलग कैसे हो सकता है? उधर बीजेपी की जो रणनीति है, जिस तरह से राजनीति कर रही है, ख़ासतौर से पिछले 9 सालों की बात करें, और लोकसभा चुनाव आते आते 10 साल हो जाएंगे, तो 10 सालों की उसकी जो राजनीति है वो अपने विरोधियों की कीमत पर तो बढ़ती ही है, वो अपने साथियों की कीमत पर भी बढ़ती है। जहाँ जहाँ अलायंस थे, आप देखिए पंजाब में या बिहार में बीजेपी की 17 सीटें हैं इस समय, अलायंस में जो है 16 सीटें जीती थी जेडीयू, उसके अलावा 6 सीटें जीती थी एलजेपी। तो अब चूँकि जेडीयू से अलायंस टूट गया है, तो इसलिए बीजेपी की जो अपनी सीटें थीं, 303 में 17 सीटें बिहार से थीं, बीजेपी उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसी तरह से पंजाब की बात मैंने की, इसी तरह से महाराष्ट्र में है,
एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ जो अलायंस है पार्टी का, उसमें उम्मीद है कि पिछली बार की जो परफॉर्मेंस थी उसको दोहराएगी। तो जहां उम्मीद कर रहा है विपक्ष की बीजेपी पीक कर गई, और पीक करने का दूसरा कारण क्या है, ये जो उम्मीद है विपक्ष की, दूसरा कारण है पीक करने के अलावा कि मोदी और भाजपा के प्रति वोटर्स के मन में एक फैटीग, एक उबाऊपन आएगा कि लोग ऊब चुके हैं, इसलिए किसी नए विकल्प की तलाश में हैं। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो बताती है कि न मोदी से उबे हैं लोग, न बीजेपी से उबे हैं, बल्कि 2014 और 2019 की तुलना में मोदी के प्रति आकर्षण और मोदी के प्रति विश्वास पहले से ज़्यादा बढ़ा है। मोदी की जो रेटिंग है, जो लोकप्रियता है, वो ज़्यादा बढ़ी है। और लोकसभा चुनाव में आपने देखा ही है, हम सब ने देखा है कि मोदी के नाम पर अतिरिक्त वोट पड़ते हैं। उसको रोकने का, उसको काटने का विपक्ष के पास कोई हथियार नहीं, विपक्ष के पास कोई दांव नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, और विपक्ष ऐसी कोई तैयारी करता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है। जिस विपक्ष का नेतृत्व करने की कोशिश राहुल गांधी जैसा व्यक्ति कर रहा हो, जिसको ममता बनर्जी कहती हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी टीआरपी राहुल गांधी है, उनका कहना है कि बीजेपी ये जो संसद में गतिरोध बना हुआ है जानबूझकर कर रही है, जिससे राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में दिखाई दें और बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अब इसमें सच्चाई है नहीं है अलग बात है, लेकिन इतना तो सही है कि राहुल गांधी बोलते हैं तो बीजेपी का वोट बढ़ता है। इसके अलावा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से दक्षिण में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है, वो चाहे कर्नाटक हो विधानसभा की दृष्टि से बात करें, या फिर तेलंगाना हो लोकसभा विधानसभा दोनों की दृष्टि से, इसी तरह से तमिलनाडु में लोकसभा की दृष्टि से, और केरल में सबसे बड़ा संकेत आया है। बीजेपी की कोशिश है कि वहाँ जो ईसाई समुदाय है वो बीजेपी के साथ आए। ईसाई समुदाय ने एक संकेत दिया है कि कुछ शर्तों के साथ बीजेपी के साथ आने को तैयार हैं। तो इन सब राज्यों में जहां बीजेपी ने पिछली बार बहुत अच्छा नहीं किया था या कुछ नहीं किया, जैसे केरल में कुछ हासिल नहीं हुआ था, इस तरह से जो है इन राज्यों में बीजेपी के सीटें चाहे थोड़ी ही बढ़े, 1 सीट बढ़े, 2 सीट बढ़े, 4 सीट बढ़े, बढ़ने की ही संभावना है, घटने की कोई संभावना नहीं है। और जहां विपक्ष को लगता है कि वो पीक कर गई है, घटेगी, उसके घटने का कोई कारण नहीं है। विपक्ष ये बताने में सक्षम नहीं है, ये बताने का उसके पास कोई आधार नहीं है कि बीजेपी क्यों पीक कर गई है, क्यों घटेगी, केवल विपक्ष की आशावादिता। तो बीजेपी केवल 2024 नहीं, बीजेपी मानकर चल रही है कि 2024 तो जीता हुआ है, वो 2029 की भी तैयारी अभी से कर रही है। और विपक्ष की हालत ये है कि 2029 तो छोड़िए, 2024 की भी तैयारी करने की स्थिति में विपक्ष नहीं है। ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव मुझे लगता है 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनावों की तुलना में ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। उसका नतीजा जो है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का नतीजा था, जिस तरह से त्रिपुरा के अभी जो सबसे लेटेस्ट चुनाव हुआ है विधानसभा का, या तीनों जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हुआ है, उनके चुनाव नतीजे जिस तरह से बहुत ही प्रेडिक्टेबल थे, उसी तरह से लोकसभा चुनाव 2024 नज़र आ रहा है। तो विपक्षी एकता की बातें कितनी भी होती रहें, विपक्षी एकता की छुटपुट कोशिशें जितनी भी होती रहें, विपक्ष इसी तरह से खेमों में बटा रहेगा और इन खेमों की संख्या आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। ख़ास तौर से ये जो 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं इस साल दिसंबर तक, अभी मई से शुरू होगा, मई में कर्नाटक में है, उसके बाद फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन राज्यों में जो चुनाव है उसके बाद जो है विपक्षी खेमे में बिखराव और ज़्यादा नज़र आएगा। और जिस रास्ते पर कांग्रेस पार्टी चल रही है उसमें तो विपक्षी एकता की और संभावना नहीं नज़र आती। तो ऐसे में विपक्ष एक होगा नहीं और बीजेपी रुकने वाली है नहीं। बीजेपी जिस तरह से चुनाव की तैयारी करती है, जिस तरह से सामाजिक भौगोलिक विस्तार का सतत प्रयास करती है, उस तरह से इस समय देश में कोई पार्टी नहीं कर रही है।
जिस तरह से उसने एक लाभार्थी का नया वोटर का समूह बना लिया है, उस तरह से इसके पहले किसी सरकार ने या किसी पार्टी ने नहीं किया। बीजेपी ने गवर्नेंस को चुनावी राजनीति से सीधे जोड़ दिया है कि आप विकास के नाम पर भी, विकास का काम करके भी चुनाव का मुद्दा उसे बनाकर चुनाव जीत सकते हैं। ये साबित करके दिखाया है राज्य में और केंद्रीय स्तर पर, दोनों जगहों पर। तो ये जो बड़ा बदलाव है बीजेपी ने जिस तरह से किया और जिस तरह से सामाजिक आधार अपना बढ़ाया है और उसको मजबूत किया है, जहाँ बढ़ाया है वहाँ मजबूत किया है, जहाँ मजबूत नहीं है उसको बढ़ाने की कोशिश हो रही है। तो इस तरह का प्रयास और कोई पार्टी करती नहीं है। केवल पार्टियां, जो विपक्षी दल हैं, जो उसकी प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं, केवल चुनाव के समय चुनाव लड़ने की तैयारी भर करती हैं। तो इसलिए बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।